इथंच थांबा 5 मिनिटं. 96 बोलणं करता. गुड एमसी. गुड एमसी फ्रेंड्स. हाथों में हाथ है, आईएमसी साथ है. कैसे हो सर? हाथों में हाथ है, गुड एमसी. आईएमसी साथ है. पूरे करेंगे सपने, पूरे होंगे सपने, पूरे करेंगे सपने. राहुल कुमार गुड एमसी. सपने. हाथों में हाथ है, आईएमसी साथ है. हाथों में हाथ है. प्रशांत मोरे सर गुड एमसी. मेरी आवाज़ आ रही है सर क्लियर? अगर मेरी आवाज़ आ रही तो ओके ओके ओके. हमारा वादा है पक्का, यही इरादा है. प्रशांत मोरे सर गुड एमसी. वादा है पक्का, यही इरादा है. दुनिया को हम दिखा देंगे, दुनिया को हम दिखा देंगे. गुड एमसी चेयरमैन सुरसर मैडम गुड एमसी. कृष्णा थोरात गुड एमसी. इस महीने के न्यू चेयरमैन गुड एमसी. इरादों में जान है, आईएमसी कैसे हो सर? पहचान है. इरादों में जान है, आईएमसी पहचान है. मिलकर कदम बढ़ाएंगे, भगवान की दुआ से सब अच्छे होंगे. आ रहे सब जुड़ रहे हैं. बस अभी 5 मिनट में हम हमारा सक्सेस जर्नी आपको बताने वाले हैं. हाँ सुनीता मैडम जी गुड एमसी. केकाड़ी सर गुड एमसी. गुड एमसी महागुरु. हाँ अक्षय पंचाल गुड एमसी. वसुदेव गुड एमसी सर गुड एमसी. संजय पाटोळे सर जी गुड एमसी. गुड एमसी सर गुड एमसी. पूरे करेंगे सपने, पूरे होंगे सपने, पूरे करेंगे सपने, पूरे होंगे सपने. गुड एमसी. सब लोग हमें जुड़ रहे हमारे साथ. सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ. बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं. डायरेक्टली तो नहीं हम मिल सके, लेकिन फेसबुक के माध्यम से तो हम जो हमें मौका मिला है, इसी के तरफ से हम आज एक साथ बातें करने वाले हैं. अर्जुन जी गुड एमसी. हमारे साथ हमारे महाराष्ट्र की आन बान शान, हमारे बीड़ जिले के हमारे महागुरु आदरणीय श्रीमान पाटोळे सर जी हमारे साथ जुड़े हैं. अभी जो आफरी मेमन का जो सेशन चल रहा है, आज आफरी मेमन जी वुमन के बारे में डायरेक्टली बात कर रहे हैं. तो हमारे आईएमसी में हमारे पुणे के ग्रेट लीडर, एक आइकॉन लेडीज
सिरसट मैडम जी, वो भी हमारे साथ आज जुड़े हैं। मैं भी उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। लारा राम साइनी सरजी गुडायमशी, समीर शेख गुडायमशी। अभी हमारा जो सेशन है बहुत अच्छी तरह से होने वाला है। हमारी सक्सेस जर्नी हम आपको शेयर करने वाले हैं। और ये जो हमारी सक्सेस जर्नी है, ये सक्सेस जर्नी हमारी, हम एक जो हर दिन हर सुबह जो मैं प्रार्थनाएं सुनता हूँ, उस प्रार्थना से हम करने वाले हैं। बहुत अच्छी प्रार्थना है वो। उस प्रार्थना से हम आज का सेशन, आज का हमारा जो लाइव जो मेरी सक्सेस जर्नी है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पहले मैं अभी, हाँ सर जी, थैंक यू, गुडायमशी। दीपर्णा पाटील गुडायमशी, गुडायमशी सर, गुडायमशी, गुडायमशी सर। अभी तो बहुत लोग जुड़े हैं। अभी हम 5 मिनट में हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं इस सेशन की शुरुआत एक प्रार्थना से करेंगे, क्योंकि ये प्रार्थना मैं हर सुबह सुनता हूँ। तो मैं मेरे बिजनेस पार्टनर कृष्णा जी को मैं विनती करता हूँ कि जो आज की प्रार्थना से हम शुरुआत करने वाले हैं, वो प्रार्थना लगाए। तो हम सब आँख बंद करके ये प्रार्थना हम आज गाएंगे और पूरे भारतवासियों को हम ये सुनाएंगे। तो अभी मैं ये प्रार्थना स्टार्ट करता हूँ। बहुत अच्छी प्रार्थना है। स्टार्ट। करो विश्वास। गुडायमशी सर, पंचाल सर। यह प्रार्थना अंतरराष्ट्रीय लेखक, ये प्रार्थना अभी स्टार्ट होने जा रही है। शर्मा सर जी गुडायमशी। हाँ, हमारे मोटिवेशनल स्पीकर रामेश्वर साटे साहेब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अब हम आँख बंद करके ये प्रार्थना गाएंगे। इस प्रार्थना को गाएं। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है ज़मीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है ज़मीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं। चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं। जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं। चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं, ना मैं रुकूं ना डरूं। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है ज़मीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। उन सबको मेरा नमन, जिनसे यह जीवन मिला।
तुमसे यह जीवन मिला, गुरुजन और माता पिता, त्रुटियों को करना क्षमा, त्रुटियों को करना क्षमा। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है जमीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। पाना है मुझको शिखर, खुशियाँ ही खुशियाँ जहाँ, सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया। पाना है मुझको शिखर, खुशियाँ ही खुशियाँ जहाँ, सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया, प्रभु रखना अपनी दया। गुड MC शितुळे काकाजी, गुड MC। शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, मेरे लिए है जमीन। भोसले सर जी, गुड MC। महाराष्ट्र के शेर, सोलापुर के टाइगर, गुड MC सर। भोसले सर, गुड MC। मुझे शक्ति दो। थैंक यू। ये प्रार्थना जो हमने सुनी है, इस प्रार्थना से हमारे मन में बहुत सारी पावर, बहुत सारी ऊर्जा इस छोटे से प्रार्थना ने हमें दी है। तो मैं इसी के साथ आज का सेशन चालू करता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ जो मेरे साथ अभी सब लोग जुड़े हैं। उनको मैं मेरे पूर्ण IMC टीम की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका वेलकम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर को, जिन्होंने हमें इस धरती पर इंसान बनाकर कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है। और इस महामारी से हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा IMC का परिवार इस IMC की बदौलत आज बहुत अच्छा स्वास्थ्य पा रहा है। दूसरा मैं धन्यवाद दूंगा मेरे माता पिता को, जिन्होंने मुझे अच्छे संस्कार मुझे दिए, मेरे अंदर अच्छे संस्कार डाले। तीसरा मैं धन्यवाद दूंगा मेरे प्यारे ग्रेट अपलाइन, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे दिया। वो मेरे दोस्त भी है और मेरे प्यारे ग्रेट अपलाइन भी है। उनको मैं मेरे तहे दिल से उनका मैं स्वागत करता हूँ, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। चौथा धन्यवाद मैं दूंगा इस IMC सिस्टम को, जो हमारे देवता है, हमारे IMC के चेयरमैन आदरणीय अशोक जी भाटिया सर, CMD है हमारे सत्यम जी भाटिया सर, जिन्होंने इतना बड़ा ये कंसेप्ट बना के हम सबको भारतवासियों को दिया। वो हमारे देवता, हम उनको IMC के देवता मानते हैं। और इन्होंने जो हमारे अंदर जो पावर डाली है, ये पावर हम लेकर हमारे सपने पूरे कर रहे हैं। चौथा धन्यवाद दे दूंगा मैं कि हमारे ग्रेट अपलाइन जिनके नॉलेज पर आज हम यहाँ बोल पा रहे हैं। सबसे पहले मैं जिन्होंने इस फेसबुक पर बोलने का मुझे मौका दिया, मैं उनको बहुत बार सुन चुका हूँ। बहुत ज़बरदस्त हमारे महागुरु है मिस्टर आदरणीय अख्तर सर जी, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। दूसरा शुक्रिया अदा करता हूँ
इस आईएमसी सिस्टम के ज़बरदस्त नॉलेज गुरु आनंद जी वाजपेयी सर, इनका वीडियो में सुनकर तो मैं बहुत उनका नॉलेज मैंने ले लिया है। हमारे कोहिनूर, हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रेम कुमार सर जी, लेडी आइकॉन, लेडी का प्रेरणा स्रोत, जो अभी 3 बजे से लेडी को एक प्रेरणा दे रही है, ऐसे हमारे आईएमसी में ज़बरदस्त लेडी आइकॉन, ज़बरदस्त नॉलेजफुल एक हमारी सिस्टर मिस आफरीन मेमन जी, और जिन्होंने मुझे बहुत बड़ा नॉलेज दिया वो हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय श्री समुद्री सर जी, राज शर्मा सर जी, और हमारे बीड़ के ग्रेट अपलाइन आदरणीय पाडोली सर जी, और पुणे के चेयरमैन मिस सिरसट मैडम जी। इनको सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा नॉलेज दिया, मुझे बहुत सिखाया। इसी की बदौलत पर हम आज आपके साथ बात कर रहे हैं। और मैं आगे का धन्यवाद दूंगा मेरे ग्रेट ग्रोथ लाइन को। मैं इनको डाउन लाइन नहीं मानता, मैं इनको ग्रोथ लाइन मानता हूँ। और उस ग्रोथ लाइन में जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, मेरे ऊपर भरोसा किया और इस सिस्टम में आए, ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन के कोई लीडर का नाम मैं यहाँ लेना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे सबसे ज़बरदस्त टाइगर, ज़बरदस्त इस सिस्टम को आगे बढ़ाने वाले हमारे ग्रेट न्यू चेयरमैन मिस्टर उत्तम काका सितोले, मेरे टीम के सबसे पहले और सबसे फास्टेड है वो चेयरमैन हैं, जिन्होंने 9 महीने में चेयरमैन ब्रेक किया। वो मेरे टीम का एक टाइगर है और उनको भी अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। दूसरे मेरे टीम के जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, भरोसा किया, दूसरे मेरे ग्रेट लीडर, मेरे अभी नए अप्रैल महीने में जो चेयरमैन बने हैं, एक लेडी है, उनका नाम मैं लेना चाहता हूँ मिस कांचन जी मैडम। उन्होंने भी मुझे साथ दिया, वो अगले महीने चेयरमैन 9 महीने में चेयरमैन बने हैं। और मेरे आगे के जो लीडर है टेकाली सर हैं, अभी एक नवयुवक कृष्णा थोरात, वो भी इस महीने चेयरमैन ब्रेक करने वाला है, वो भी हमारे साथ अभी आज जुड़ा है। उसके बाद हमारे खड़बड़े सर हैं, उसके बाद हमारे प्रमोद जी गादेकर वाशी के हैं, सुनील पाटिल जी हैं, वाजिद शेख है, बहुत सारे लीडर आज मेरे साथ मेरे टीम में कम से कम 6000 लोग मेरे टीम में काम कर रहे हैं। तो इन सभी का मैं सभी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन इन सभी का मैं मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और मैं आगे का जो मेरी लाइफ जर्नी है वो मैं अभी चालू करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस आज का जो मेरा सक्सेस जर्नी है, मैं वो 3 पार्ट में बताने वाला हूँ। मेरा जो पहला पार्ट है वो मेरी पहली ज़िंदगी का हिस्सा बताने वाला हूँ। दूसरा जो मेरा पार्ट है वो पार्ट मैं आईएमसी में आने के बाद का जो मेरा पार्ट रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो पार्ट है मेरा, वो आईएमसी में अभी तो मैं जुड़ चुका हूँ, लेकिन आगे मैं क्या करने वाला हूँ, इसी में इस 3 पार्ट में मेरे सक्सेस जर्नी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद देकर इस सेशन का शुरुआत करता हूँ। सफलता के लिए हम सभी को मिलकर काम करना है, आसमान से भी ऊंचा वतन का नाम करना है, आसमान से भी ऊंचा वतन का नाम करना है। दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार बोरकर, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के
एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ और अभी इस सिस्टम में एक पार्ट टाइम में मैं चेयरमैन लेवल पे हूँ और मेरे फुल टाइम के जॉब में मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। मेरी लाइफ आपको आज हर टच करने वाली है, क्योंकि मेरी स्टोरी सुनने के बाद आपको भी लगेगा कुछ ना कुछ है। और इसी के माध्यम से मैं आपका हमारा स्टोरी आज चालू करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं हमारे परिवार के बारे में बात करेंगे। हमारा परिवार एक मिडिल क्लास का था। हमारे परिवार में हमारे माताजी, पिताजी, मेरे 2 छोटे भाई, एक मेरी बड़ी बहन, ऐसा हमारा पूरा परिवार है। मैं हमारे घर का बड़ा होने के नाते और मेरे पिताजी आर्मी में काम करते थे, वो फौजी थे, इसलिए सारी जिम्मेदारी मेरी माँ पर पड़ती थी। मेरी माँ और हमें थोड़ी खेती थी और उस खेती का सारा काम मेरी माँ देखती थी। मेरे पिताजी फौजी थे, इसलिए वो 2-2 महीने घर पे नहीं आते थे। तो जब मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी, वो ससुराल गई, तब पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर पड़ी बड़ा होने के नाते। और जब मैं हमारे गांव में 4th क्लास तक की स्कूल थी, लेकिन जब मैं 5वीं कक्षा में गया तो मेरे गांव से 5 किलोमीटर दूर मेरी पढ़ाई चल रही। मैं पैदल जाया करता था और रास्ते में ही मेरा खेत था। जाते समय भी मैं खेती में देखकर जाता था और स्कूल छूटने के बाद भी मैं खेती में काम करता था। और ये सब करते करते मेरी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं था। मैं ज़्यादा होशियार नहीं था मेरे पढ़ाई में, क्योंकि 10वीं कक्षा तक मैं 5 किलोमीटर दूर जाकर ही मैंने पढ़ाई की है। और जब मैं 10वीं कक्षा में गया तो मेरी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी नहीं, इसलिए मैं 10वीं कक्षा में फेल हो गया। और फेल होने के बाद मैं बहुत टेंशन में आया था। मेरी माताजी भी बहुत टेंशन में आई, हमारे सब घर वाले टेंशन में आए। इसका कारण क्या था कि मेरे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां थी घर की। बाद में मेरा जो एक सब्जेक्ट 10वीं कक्षा में गया था वो इंग्लिश, क्योंकि मेरे इंग्लिश पर ज़्यादा कमांड नहीं थी। मैंने दोबारा वो सब्जेक्ट की एग्ज़ाम दे दी। मैं परीक्षा में पास हो गया। 11वीं 12वीं मैंने किया। और हमारा जो एरिया है वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है, क्योंकि हमारी पूरी पढ़ाई ग्रामीण क्षेत्र में हुई। हम बड़े स्कूल में, बड़े शहर में हमें पढ़ने का नहीं मौका मिला, क्योंकि जिम्मेदारियाँ थी। मैं पढ़ते समय मैंने 11वीं 12वीं कक्षा पूरी की और मैं डिप्लोमा किया। मैंने D.Ed किया, डिप्लोमा एजुकेशन किया। 2 साल तक मैंने डिप्लोमा किया, पढ़ाई की। फिर मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद जब मैं डिप्लोमा पूर्ण करके घर वापस आया, फिर मेरे ऊपर मेरी ज़िंदगी का मेरे ऊपर जो बोझ था, मेरे ऊपर जो कर्तव्य था, वो मैं निभाने लगा। और पढ़ाई करने के बाद अभी मेरी माँ बोली अभी जॉब का देख लो। तो मैंने जॉब ढूंढने की कोशिश की। जब मैं मेरी पढ़ाई पूरा करके, मेरा डिप्लोमा पूरा करके मैं घर पे वापस आया तो मैं नौकरी के चक्कर में पड़ गया। और एक प्राइवेट स्कूल में मुझे वो जॉब मिली और उन्होंने बोला कि आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, पगार नहीं मिलेगा। मैंने बोला क्यों?
तो बोले कि आप यहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं हो सकता, तो आप एक्सपीरियंस के अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पढ़ा सकते हैं। मैंने 9 से 12 महीने तक उस स्कूल में पढ़ाया। घर से खाना खा के जाता था, बस से जाता था और मैं वहाँ बच्चों को पढ़ाकर फिर वापस घर को आता था। 12 महीने मैंने वो काम किया। ये बात है 2003 की, जब मेरा डिप्लोमा पूरा होने के बाद मैंने 12 महीने मैंने प्राइवेट स्कूल में जॉब किया और कुछ नहीं मिला मुझे, सिर्फ एक्सपीरियंस मिला। फिर माताजी बोली, बेटे अब तू शादी कर ले। मैंने माँ को बोला, माँ मेरी अभी तो मुझे जॉब भी नहीं लगी, तो तू बोल रही तू शादी कर। वो बोली, बेटा मैं बहुत थक गई हूँ खेती में काम करके, तो तू शादी करने के बाद मुझे थोड़ा बहुत किचन में हेल्प मिलेगी। मैं बोला, थोड़ा रुक माँ, मेरे को जॉब तो लगने दो। माँ बोली, नहीं तुझे शादी करनी होगी। तो जॉब लगने से पहले मैंने शादी कर ली। वो टाइम था 2004 का। 4 में मेरी शादी हो चुकी और शादी होने के बाद 6 महीने के बाद मुझे गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट मिली। और जब मैंने बीवी को बोला मेरे को नौकरी लगी, तो मेरी बीवी जी बोली कि मैं आने के बाद आपको नौकरी मिली। मैंने बोला, हाँ तेरे साथ शादी हुई इसलिए मुझे नौकरी लगी। तो नौकरी मुझे लगी और मैं जॉब पे जाने लगा। मुझे 2004 से जब मैं ज्वाइन हुआ तो मुझे तनख्वाह मिलती थी 3,000 रुपये। 3,000 रुपये से मेरा गुजारा करता था। आने जाने का खर्चा, पूरा मेरे फैमिली का खर्चा मैं करता था। तब मेरे पास भी कोई सपने थे, मेरे पास भी कोई इच्छा थी, इसलिए मैंने बहुत कोशिश की। लेकिन नौकरी में तो, जॉब में तो कोई सैलरी हमें ज़्यादा नहीं दे सकता। 3 साल तक मैंने 3,000 रुपये पे जॉब किया। फिर मेरी बीवी बोली कि अब क्या करो, कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और मुझे कोई छोटा मोटा काम करना है। लेकिन मैं जब प्राइवेट स्कूल में काम करता था तब एक स्कूल ने मुझे परमानेंट जॉब देने के लिए मुझे पैसे की मांग की थी। मेरे पास उस टाइम पैसा नहीं था। मैंने फिर वेट किया और 6 महीने के बाद मुझे जॉब लगी। फिर बीवी जी बोली कि मुझे भी कुछ करना है, मैं पढ़ी लिखी हूँ। तब मैंने एक प्राइवेट स्कूल खोला। 2009 की बात है। 2009 में मैंने प्राइवेट स्कूल खोला। उस टाइम इंग्लिश स्कूल का थोड़ा लोगों में ज़रा थोड़ा फैड था। लोगों को इंग्लिश स्कूल के बारे में ज़्यादा लगाव था, इसलिए मैंने उस टाइम 2009 में मैंने एक NGO का गठन किया और उस NGO के माध्यम से मैंने प्राइमरी स्कूल, इंग्लिश मीडियम का स्कूल मैंने खोला। 2009 से 2012 तक मैंने स्कूल चलाया। स्कूल मैंने ऐसा चलाया, मेरी बीवी स्कूल में सब पूरा कारोबार देखती थी। 10-12 लोगों का स्टाफ था। तो ग्रामीण क्षेत्र में तो ज़्यादा लोग डोनेशन नहीं देते थे। 3-4 हज़ार रुपये में मैं एक साल में उन बच्चों की फीस देता था। उस फीस से पूरा जो मेरा टीचिंग का, लाइब्रेरी का सब पूरा फीस, ट्रैवलिंग का सब पूरा फीस उसमें इन्वॉल्व था। फिर मैंने क्या किया, 2-4-3 साल चलाया। फिर उस मेरे यूनिट में जो काम करने लोग हैं उनकी सैलरी की दिक्कत आनी पड़ी। लोग फीस नहीं देते थे टाइम पर। कोई लोग तो फीस हमारी डुबा देते थे। उस टाइम मैंने क्या किया,
हमारा जो मेरा जो क्योंकि 3 साल के बाद मेरी सैलरी बढ़ी और उस सैलरी से मैं मेरे स्टाफ की सैलरी करता था। बुरा हाल चल रहा था। मेरी सैलरी आती थी 15-20 हज़ार और उससे मैं उनका सैलरी करता था। 3 साल तक चलाया। बहुत टेंशन आ रही। बीवी बोली ये बंद कर दो क्योंकि बहुत तकलीफ़ हो रही है चलाने में। मैंने बोला ठीक है, ये जल्दी बंद कर दूंगा। तो मैंने 2012 को ये बंद कर दिया। गवर्नमेंट के रूल बहुत हार्ड होते जा रहे थे, इसलिए वो यूनिट मैंने इंग्लिश स्कूल का बंद कर दिया। फिर बाद में कर्जा बढ़ाने के बाद मेरे जीवन में संघर्ष चालू हो गया। पैसे की प्रॉब्लम आने लगी। तो मैंने एक तालुका डीलरशिप ले ली, एक मोटरसाइकिल की तालुका डीलरशिप लेने के बाद वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। मैंने 1 साल में 200 गाड़ियाँ सेल की और उस शोरूम में मेरा मामा जी का लड़का वो मैनेजर मैंने रखा। 2 साल चलाने के बाद बहुत मुझे बुरा लगा क्योंकि जिस बेरोज़गार बच्चों को मैंने वहाँ रखा था, मैनेजर मेरे मेहमान का था, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं टिका। वो बोला कि सर मुझे अभी पढ़ाई करनी है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। तो उस दिन जो उसने काम छोड़ा और काम छोड़ने के बाद वो शोरूम छोड़ के चला गया और मैंने भी क्या किया, वो सब लॉक लगा के वो शोरूम बंद कर दिया। फिर मेरे ऊपर कर्जा बढ़ गया क्योंकि ज़िंदगी में कुछ करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या किया। मेरे सपने पूरे करने के लिए मैंने क्या किया, पैसा कमाने के लिए मैंने क्या किया और मैं कितना नुकसान में गया। जब मैंने शोरूम खोला, शोरूम बंद कर दिया। फिर मैंने 2014 में मैंने एक वाटर प्लांट का प्लांटेशन किया। पानी फिल्टर करने का मैंने प्लांट लगवा लिया। उसमें 5 से 6 साल इन्वेस्ट किया। मेरे सैलरी के ऊपर कर्जा लेता गया और मैंने वहाँ पे वो प्लांट सेट कर दिया। 1 साल 1.5 साल चला और 1.5 साल चलाने के बाद वहाँ के जो बच्चे थे मैंने रखे वाले 3-4 बच्चे, उन्होंने मेरा जो उनमें जो मटेरियल रहता है वो 50% मटेरियल तो उन्होंने बिका दिया। मैं फिर घाटे में आ गया कि मेरा मटेरियल कहाँ जा रहा है। वो जो पानी का डब्बा रहता है ना, जार बोलते हैं उसको, वो जार मेरा क्या हो गया, वो घूम करने लगे, वो लोगों को बिकाने लगे। पानी के साथ साथ जार भी बिकाने लगे। मैं जब भी चेक करता था तो 50, 20, 10 जार मुझे कम दिखाई दे रहे थे। तो मैंने टेंशन में आके वो भी मैंने मेरा प्लांट बंद कर दिया और मेरे 5 लाख की इन्वेस्टमेंट वहाँ पड़ी। फिर बाद में पैसा कमाने के चक्कर में मेरे ऊपर कर्जा बढ़ता गया और कर्जा बढ़ने के बाद मैंने और एक डिसीजन लिया। जो मैंने तो स्कूल का जो मैंने एक रूम बनाए हुए थे, रूम 10 से 12 रूम मैंने बनवाए थे। स्कूल मैंने बंद किया था। उस जगह पे मेरे दिमाग में आया कि ये खोल के इस जगह पे कुछ नया करके देखेंगे। मैंने बीवी जी को बोला मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूँ। मेरी धर्मपत्नी बोली, मेरे भाई बोले, मेरे माताजी बोली, बेटा तू अभी काहे को ये सब कर रहा है, क्या कमी है तुझे? पिताजी की सैलरी है, खेती का थोड़ा बहुत इनकम आता है, तुझे नौकरी है, क्यों कर रहा है तू ऐसा उल्टा पाला सब? लेकिन जो मैं ठान लेता हूँ वो पूरा करके दिखाता हूँ।
ये सब हमारे परिवार को मालूम था कि ये बच्चा गलत तो नहीं करता, लेकिन जो भी करता है। और सचमुच मैं आज आपको बात बताने वाला हूँ कि जो मैं करता था, मैं कभी भी प्रॉफिट नहीं देखता था कि आगे क्या प्रॉफिट होगा। मैं सिर्फ करता था क्योंकि मुझे नई नई चीज़ सीखने की आदत है, चैलेंज लेने की आदत है मुझे। इसलिए मेरे दिमाग में एक मैंने नया बिजनेस डाला। मैंने बोल के दिखाया मेरे धर्मपत्नी को वगैरह, वो बोली अब बस कर लो, अभी जो हमारा सैलरी आता है उससे हम क्या करेंगे, हम गुजारा करेंगे, हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने दिमाग में तो फिट कर दिया था, मैंने माइंड सेट कर लिया था कि मैं ये काम करने वाला हूँ। मेरे पास तो पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने तो माइंड सेट कर लिया कि मैं ये काम करके दिखाऊंगा। क्योंकि ये माइंड सेट करने का और ये काम करने का एक मुझे रीज़न था। आदमी के पास एक तो रीज़न चाहिए कुछ करने के लिए, नहीं तो ड्रीम्स चाहिए। मेरे पास तो ड्रीम्स नहीं थे, क्योंकि ड्रीम्स तो मेरे खो चुके थे, क्योंकि मेरा जीवन जी नहीं रहा था, काट रहा था। इसलिए मेरे सपने तो कौन से सपने हैं, क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने माइंड सेट करके वो जो काम किया, वो काम मेरे परिवार ने आज तक वो सोचा भी नहीं था, और आगे भी कोई सोचने वाला नहीं था। लेकिन मैंने वो सोचा और करके दिखाया। मैंने हमारी ज़िंदगी में ऐसे काम करके दिखाया कि उस काम की वजह से मैं आज इस सिस्टम में हूँ। एक दिन 2015 में 15 महीने में मैं एक रिश्तेदार की शादी में गया था। और उस शादी में जाने के बाद जहाँ वो हमारी शादी थी, वहाँ बहुत बढ़िया फंक्शन हॉल था। और उस बढ़िया फंक्शन हॉल देखकर मैं बहुत खुश हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा वो हॉल। और जब मैं उस मालिक के पास गया और मालिक को बोला कि सर जी, आपका तो हॉल बहुत, ये फंक्शन हॉल बहुत अच्छा बनाया है आपने, तो कितना रुपए आपने इस पर खर्च किया? तो उन्होंने बोला आप क्या करते हो? जरा हंस के बताया आप क्या करते हो? मैंने बोला सर मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ। तो वो बोले सर टीचर के बस की बात नहीं है, क्योंकि इस पर 2 करोड़ रुपए लगाए हैं इस फंक्शन हॉल को बनाने के लिए। मैंने बोला 2 करोड़? हाँ, वो बोले 2 करोड़ लगाए हमने। तो मेरे को तो हमारे बाप दादा ने कभी 2 करोड़ सुनाए भी नहीं थे, हमने भी सुनाए नहीं थे, और हमारे पिताजी ने किसी ने भी करोड़ों रुपए का शब्द नहीं सुना था। और वो बोले आप तो मास्टर है, आपके पास तो क्या होता है, 10-20 हज़ार की नौकरी होंगी आपके पास, और आप ये नहीं है, आपके दिमाग में भी नहीं ला सकते। उसी टाइम जब मैं उस मालिक के पास से बाहर आ गया तो मेरे दिमाग में सटक गया, और मेरे दिमाग में ऐसा फिट हो गया कि यार हम तो लोगों की ज़िंदगियाँ बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, देश में परिवर्तन लाते हैं, और ये आदमी क्या बोलता है कि आपके बस की बात नहीं है, आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं कर सकते ये काम। उसी टाइम मैंने डिसीजन लिया कि मैं तो ये काम करके दिखा दूंगा मैं ये काम करके। घर आने के बाद मैंने डिसीजन लिया, मैंने घर में सबको बोला मैं ऐसा ऐसा काम करने वाला हूँ, और मैं ये काम करके दिखाने वाला हूँ। हमारे घर वाले बोले बस कर बेटा, अभी जो हुआ है ना, अभी जो नुकसान हुआ है बहुत हो गया है, अभी बस कर। मैंने बोला नहीं, मैं ये काम करके दिखाऊंगा। तो मैंने जब डिसीजन लिया और मैं काम करने लगा, तो मैंने जहाँ पे स्कूल का शेड बनवाया था, रूम्स बनवाए थे, वो रूम्स मैंने 4 दिन में जेसीबी लगा के उठा कर फेंक दिए। और आप बोलेंगे सर आप ये शेड उठा के फेंक देने के बाद आप क्या करने वाले थे? आप भी हैरान हो जाएंगे। मैंने जो काम किया, एक प्राइमरी टीचर ने काम किया, मैंने ज़िंदगी में करोड़ रुपए का शब्द नहीं सुना था, वो काम मैंने करके दिखाया। जब मैंने काम की शुरुआत की तब मेरे पास सिर्फ 4 लाख रुपए थे। 4 लाख रुपए
के बजट से मैंने काम स्टार्ट किया, सिर्फ उस मोटिवेशन से, उस पावर से कि हम भी कुछ करके देखेंगे, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न था। आदमी जब कोई काम करता है ना, एक तो उसके पास रीज़न होता है, नहीं तो दूसरा उसके पास सपना होता है। तो मेरे पास रीज़न था, सपना नहीं था। सपने तो मेरे चूर चूर हो गए थे सब मेरे ज़िंदगी के। तो मैंने काम चालू कर दिया, और जिस आदमी ने 2 करोड़ का उस फंक्शन हॉल बनाया था, उसी तरह मैंने एक प्लान सेट किया, एक प्लान बनाया, इंजीनियर के पास गया कि मुझे ऐसा एक हॉल मुझे बनाना है। तो उन्होंने जब पूरा प्रिंट आउट निकाला, पूरा डिज़ाइन बनाया, और पूरा डिज़ाइन बनाने के बाद उन्होंने मुझे एस्टीमेट बताया। तो एस्टीमेट निकला 1.5 करोड़ रुपए का। 1.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट निकालने के बाद जो आदमी करोड़ों रुपए का शब्द भी नहीं सुन सकता था, अगर वो आदमी अगर 1.5 करोड़ का काम उसके सामने हो तो उसको कैसा लगेगा। मेरे तो दिमाग में बहुत घालमेल हो रहा था कि आप क्या करें, 1.5 करोड़ रुपए, और मेरे पास तो 4 लाख रुपए हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने ठान लिया था मैं ये काम करके दिखाऊंगा। और जब मैं काम की शुरुआत कर रहा था तो मैंने डिसीजन लिया और काम चालू कर दिया। काम चालू करने के बाद मैंने काम स्टार्ट किया, पैसा ख़त्म हो गया, और उसी बीच मैंने बैंक में एप्लीकेशन दिया कि मुझे इस एस्टीमेट पे मुझे कर्जा चाहिए। बैंक बोली आपको कर्जा कितना चाहिए? मैंने बोला सर जी, एस्टीमेट तो 1.5 करोड़ का है, लेकिन मुझे 50-60 लाख अगर कर्जा मिल जाए तो मैं काम चला लूँगा, थोड़ा थोड़ा काम करके मैं काम थोड़ा थोड़ा कर दूँगा। उन्होंने बोला सर जी, अभी हम आपको ये जो लोन है, ये जो कर्जा है, हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने उस टाइम नोटबंदी की थी, इसलिए उनका भी कोई प्रॉब्लम होगा कि मुझे कर्जा देने में। तो सर जी बोले कि हम आपको नहीं कर्जा दे सकते। मैंने बोला सर जी, मेरे एप्लीकेशन तो बैंक में ले लो। वो बोले ठीक है, हम आपका सैंक्शन जब हमें डिसीजन मिलेगा तब हम कर देंगे। तब फिर बाद में हमने ये काम करते समय मुझे बहुत दिक्कतें आई, मुझे बहुत प्रॉब्लम आई कि ये काम, अभी तो मेरे पास का पैसा ख़त्म हो चुका था। वो जो मेरे फंक्शन हॉल के कॉलम खड़े हो चुके थे। मैंने काम स्टार्ट किया था, मैं रुका नहीं था। तो फिर मैंने प्राइवेट लोगों से कुछ कर्जा उधार लिया, और वो कर्जा लेके मैंने काम आगे बढ़ाया। काम बढ़ाते 1 साल के बाद बैंक से मेरा फ़ोन आ गया, सर आप आइए और आपका जो कर्जा है वो कर्जा हम आपका सैंक्शन कर देंगे। तो 1 साल के बाद मेरा जो कंस्ट्रक्शन था, वो कंस्ट्रक्शन मेरा 30% पूरा हो गया था। इधर उधर पैसा लेके मैंने काम किया था। 1 साल के बाद मुझे बैंक ने फाइनेंस किया, और जब फाइनेंस 2 महीने में मेरा पूरा हो गया, और पूरा होने के बाद मैंने वो फाइनेंस लेके मैंने खूब स्पीड से वो काम चालू किया। और काम चालू करने के बाद 2 साल में मैंने वो जो मेरा जो प्रोजेक्ट था, जो कि फंक्शन हॉल का, वो फंक्शन हॉल का प्रोजेक्ट मैंने पूरा कर दिया। और उस टाइम मुझे बहुत टेंशन आती थी, और उस टाइम में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था मेरे हेल्थ का। तो मुझे उस टाइम टेंशन की वजह से मुझे शुगर और मुझे पाइल्स का जो प्रॉब्लम बढ़ गई। और जब मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो गया, तब फिर मेरी बीवी जी बोली, धर्मपत्नी बोली, अभी तो हो गया ना आपके हिसाब से,
आपने जो ठान लिया था वो तो पूरा हो गया, तो अब तो चैन से जी लो। मैंने बोला ठीक है, जिएंगे। लेकिन मेरे ऊपर 70 लाख का मेरे ऊपर कर्जा बढ़ गया उस प्रोजेक्ट के ऊपर। सिर्फ वो मैं जो रीज़न था कि वो टीचर लोग आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप उस सैलरी से एक गाड़ी ले सकते हैं, और एक माड़ी बांध सकते हैं, और एक अच्छी सी बीवी मिलती है, क्योंकि टीचर वालों को बीवी जल्दी मिल जाती है और अच्छी मिल जाती है, ऐसा बोलते हैं लोग। तो हमें भी ऐसी मिली है, बहुत अच्छी है मेरी धर्मपत्नी, मुझे बहुत साथ देती है। तब जब मेरे ऊपर कर्जा बढ़ गया, तब कर्जा बढ़ने के बाद मैं ऑफिस में बैठा था, और मेरे अंदर में घुसमट थी कि अगर मेरा ये बिजनेस नहीं चला तो, क्योंकि ये यूनिट बनाने में, ये प्रोजेक्ट बनाने में मैंने सब कुछ दांव पे लगाया था। मेरे बीवी के गहने बेच दिए थे, मेरे सैलरी के पगार के ऊपर पूरा लोन वहाँ डाला था। मेरे हाथ में मेरे जीने के लिए मुझे सिर्फ 5-6 हज़ार रुपये मेरे अकाउंट पे आते थे, क्योंकि कर्जा किया था, बहुत सारा कर्जा किया था। कर्जे में मैं डूब रहा था। मुझे तो ऐसा लगता था कि अब मैं इस कर्जे से बाहर आऊँ या ना आऊँ, लेकिन मेरा तकदीर अच्छा था, मेरे कर्म अच्छे थे, क्योंकि आदमी को अंत में सिर्फ कर्म कर्म ही आपके पास आते हैं। तो मेरे कर्म अच्छे थे, इसलिए मैं एक दिन मेरे ऑफिस में बैठा था, और ऑफिस में बैठने के बाद मेरे मित्र, मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे समुद्री सर जी मेरे पास आए। कुछ नहीं था, वो सिर्फ मुझे मिलने के लिए आए थे। मेरे ऑफिस में आए, बैठे और बोले, सर जी क्या चल रहा है? बहुत अच्छा मंगल कार्य आपने बनाया है, बहुत फंक्शन हॉल ज़बरदस्त बनाया है, ऐसा हॉल तो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने बोला हाँ सर, इसके पीछे भी एक रीज़न है, और उस रीज़न के वास्ते मैंने हॉल बनाया है। तो सर जी बोले कितना खर्चा आया? तो समुद्री सर जी को मैंने बोला कि सर जी मैंने तो हिसाब नहीं रखा, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा उसको पैसा लगा होगा, क्योंकि 70 लाख का तो मैंने कर्जा लिया था बैंक का, और आज भी मेरे ऊपर कर्जा है। और कर्जा होने के बाद मैंने सर जी को थोड़ा मेरे अंदर मेरे ऊपर एक बोझ था, और वो बोझ के हिसाब से मैंने बोला था कि सर जी बनवाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं इससे बाहर कब निकलूँ, क्योंकि कर्जा तो बहुत था, क्योंकि बिज़नेस का तो कोई आता पता नहीं था कि वो चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन जब मैं सर जी को बात बोल रहा था कि सर जी मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ, मेरी सैलरी कितनी है, और इस सैलरी से मैं ये कर्जा कैसा अब चुकाऊँ अगर नहीं चला तो। सर जी ये सब सुन रहे थे। सर जी ने हमारा पूरा हॉल देखा, और पूरा हॉल ये सब मेरा पूरा प्रोजेक्ट देखने के बाद सर जी ने एक बात पानी पीते पीते मुझे बताई, सर जी अगर मैं आपको एक बात बोलूं। मैंने बोला सर जी बोलो, क्या है बोलो, क्योंकि वो हमारे फ्रेंड भी थे, क्योंकि सर जी और मैं हम दोनों एक साथ जॉब पे लगे थे। एक गांव में ही हमारी जॉब लगी थी, थोड़ा एक 2-3 किलोमीटर अंतर था हमारे दोनों स्कूल में। हमारे वो पहले से दोस्त थे, इसलिए सर जी ने बोला सर जी आपके पास तो टाइम नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि आपके पास खेती है, आपके पास जॉब है, और आपके 2 भाई भी जॉब पे है। हमारे दोनों भाई भी जो है उनको भी गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि जब मुझे जॉब लगी तब मेरा जैसा बनाने के लिए उनको भी मैंने
अच्छी शिक्षा दी। तो ये सब होने के बाद भी सर जी बोले कि क्योंकि आपके पास तो टाइम नहीं होगा, लेकिन मुझे बात आपको बतानी है। मैंने, सर जी बोलिए क्या है बोलिए। तो सर जी ने बोला, सर जी मेरे पास ऐसा एक कंसेप्ट है कि आप जो अभी दुखी है इस कर्जे की वजह से, जो डूबे हैं इस कर्जे में, क्योंकि मैंने उनको बताया था कि मेरा 1 साल पूरा हो गया लेकिन अच्छी इनकम नहीं हुई इस यूनिट से, मेरा कर्जा भी नहीं मैं चुका पाया, मेरा जो हफ्ता है, मेरा जो दर महीने का इंस्टॉलमेंट आता है वो बहुत बढ़िया है। तो सर जी ने सिर्फ एक बात बताई कि सर जी आप मुझे सिर्फ आपका 3 घंटा दे दो। मैंने बोला 3 घंटा? वो बोले सर मेरे पास तो टाइम नहीं है। वो बोले मुझे पता है आपके पास तो टाइम नहीं है, क्योंकि आपके पास तो बिजनेस है, खेती है, आप नहीं टाइम दे सकते, लेकिन मैं आपका जो टाइम मांग रहा हूँ वो टाइम आपका खाली टाइम मांग रहा हूँ, फालतू वाला टाइम मांग रहा हूँ। आप जो टीवी देखते हैं, आप जो इधर उधर घूमते हैं, आप जो जब बाहर घूमते हैं लोगों के साथ जो बातें करते हैं फालतू वाली, वही टाइम मुझे चाहिए आपका। मुझे तो उस टाइम कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी थी, मुझे कुछ ना कुछ इनकम सोर्स की ज़रूरत थी। मेरे ख्याल में नहीं था कि वो क्या बताने वाले, लेकिन मैं उनका एक्सेप्ट करता गया। सर जी बोलिए, सर जी बोलिए। तो सर जी ने बोला कि सिर्फ आपका मुझे 3 घंटा डेली का दे दो, वो भी खाली समय दे दो। मैंने बोला सर यस, आप क्या मांग रहे हैं, मुझे सिर्फ खाली टाइम मांग रहे हैं 3 घंटा डेली का। मैंने बोला यस मैं दे दूंगा सर, मुझे बताइए कि आपके पास क्या कंसेप्ट है। सर जी बोले मैं अभी यहाँ नहीं बता सकता आपको, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। तो आप लातूर में रहते हैं तो हमारा संडे का एक सेशन रहता है, हमारा एक ट्रेनिंग सेशन रहता है, हमारा एक सेमिनार रहता है, उस ट्रेनिंग में आप सिर्फ 2 घंटे आ जाओ। और उन्होंने संडे को बोला था, और हमारी बातचीत संडे से 3 दिन पहले ऑफिस में मेरे हो रही थी। तो मैंने बोला सर यस मैं आऊँगा, 2 घंटे मैं आपकी बात सुनूंगा। तो मैं संडे का दिन देखता रहा, और जब भी वो संडे का दिन निकला तब मैं, सर जी ने मुझे एड्रेस भेजा कि सर जी इस एड्रेस पे आप आ जाइए और यहाँ पे आप बैठ जाइए। तो मैंने 20 अगस्त 2018 को उस हॉल में जाकर बैठा। अगस्त 2018 मैं सुबह निकला, सुबह 8 बजे मैं घर से निकला, जाकर बैठा। मेरी बीवी जी बोली, मेरी धर्मपत्नी बोली कुछ खाना खा के तो जाओ। मैंने बोला नहीं आज नहीं मैं खाऊंगा। बीवी को पता नहीं था ना, क्योंकि कर्जा मेरे ऊपर था। मैं 8 बजे से बाहर निकला, चाय नाश्ता किया और जाके बैठा। हमारी धर्मपत्नी बोले खाने को कब आओगे? मैंने बोला 12 बजे मैं आऊँगा खाने को। वो बोली कब के? दोपहर के 12 बजे या रात के 12 बजे? मैंने बोला दोपहर के। तो वो दिन मुझे आज भी बहुत याद है। लाइट बंद कर। वो दिन मुझे आज भी बहुत याद है जब मैं वहाँ सेमिनार सर जी का चालू हो गया, मैं जाकर बैठा और पहले सेमिनार में मुझे हमारे ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट हमारे महागुरु लातूर के आन बान और शान, हमारे लीडर्स जो हमें जगह जगह पे गाइडेंस करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, हमारे राज शर्मा सर जी मुझे वहाँ उस टाइम मुझे बाहर ही मिले। मैंने सर जी को गुडाइमसी किया, मैंने गुडाइमसी नहीं किया, उन्होंने गुडाइमसी किया। मैंने तो नमस्कार किया, राम राम वगैरह हम करते सब, ऐसा मैंने किया। और सर जी बोले सर जी आप अंदर जाके बैठिए, अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। मैं जाकर बैठा, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। लोग स्टेज पे आते थे,
बोल के जाते थे, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मुझे ये प्रॉब्लम थी, ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं सब सुनता रहा, मैं देखता रहा, और कब कब के 12 चुके मुझे पता भी नहीं चला। मैंने जब टाइम देखा तो 12 बजे थे। मैंने मेरे धर्मपत्नी को बोला था कि मैं 12 बजे खाना खाने के लिए आऊँगा। सब खत्म हो चुका, क्योंकि जब मैं सुन रहा था, जो मैं देख रहा था, मेरे दिमाग के अंदर घुस रहा था। मुझे मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे आगे दिखाई दे रहा था कि यस इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। मेरे ऊपर का कर्जा, मेरा जो टेंशन है, ये सब कम हो सकता है अगर मैंने डिसीजन लिया तो। सचमुच मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे ग्रेट अपलाइन को, समुद्री सर जी को, क्योंकि उन्होंने अगर उस टाइम मुझे नहीं मिलते तो आज ये दिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे का मेरी स्टोरी, ये स्टोरी मेरी पहला पिक्चर है वो। अभी दूसरा पिक्चर तो मैं चालू करने वाला हूँ। हाँ, तो सर जी ने मुझे बताया कि सर कैसा लगा प्रोग्राम। और सर जी को मैं बोला, सर जी मैं तो घर पे 12 बजे जाने वाला था, आपने तो मुझे 5 बजे तक यहाँ रोका दिया है, तो मैं अभी घर जाकर क्या बोलूँ। क्योंकि जब भी मैं बाहर निकलता था, एक दिन अगर मैं बाहर जाता था तो मेरे बीवी के मन में कुछ हलचल मचती थी, क्योंकि ये आदमी तो कुछ ना कुछ नया लेके आएगा और उस पर वो काम चालू करेगा। डरती थी वो मेरे को, क्योंकि मुझे नया करने की बहुत आदत है। मैं देखता नहीं कुछ कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, जो भी हो जाएगा सो हो जाएगा, क्योंकि मैं पॉजिटिव थिंकिंग वाला आदमी हूँ। मैं कभी भी निगेटिव नहीं देखता, पॉजिटिव देखता हूँ। तो पूरा प्रोग्राम मैंने सुन लिया। मेरे माइंड के जो रहता है ना, हमारा जो दूसरा वाला माइंड है ना, उस माइंड में मेरा सब कुछ प्रोग्राम फिट हो गया, क्योंकि सब मैंने ठान लिया कि यस हो सकता है। अगर इसमें थोड़ा बहुत, सर जी ने तो बोला था कि 3 घंटे दे दो सिर्फ, मैंने बोला यस हो सकता है। 5 बजे 6 बजे मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं घर जाऊं, क्योंकि इतना बड़ा सुंदर सिस्टम मैंने देख लिया है। और भी मुझे जानकारी मिले और मुझे कोई इसके बारे में ज़्यादा बताए। तो समुद्र सर जी को जब प्रोग्राम ख़त्म हो चुका, तब मैंने सर जी को बोला, सर जी मुझे और आपसे कोई जानकारी चाहिए। सर जी बोले, ठीक है सर जी, ये प्रोग्राम ख़त्म होने दो, हम आपको बाद में मिलेंगे। और जब प्रोग्राम पूरा ख़त्म हो गया और सर जी और हम, एक लातूर में मंदिर है, साई का मंदिर है, और मेरा घर भी उस मंदिर के बाजू में है लातूर में। तो मैंने सर जी को बोला, सर चलो आज घर चाय पियेंगे। सर जी बोले, नहीं सर, आप आज बहुत प्रोग्राम वगैरह हो चुका है, मैं थक चुका हूँ, तो आज नहीं, हम घर आएंगे, लेकिन आपसे थोड़ी बातचीत करेंगे। और हम मंदिर के सामने बैठे। सर जी को बोला, सर जी आपका ये जो प्रोग्राम है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपने जो मुझे मांगा है सिर्फ 3 घंटे, सर जी मैं 3 घंटे नहीं, मेरे ज़िंदगी के मैं आपसे 5 साल 10 साल दूंगा, मुझे सिर्फ बताइए ये काम कैसा करना है। तो हमारी बातचीत इतनी देर तक चली कि रात के 11:30 बजे, रात के 11:30 तक हमने सिर्फ पानी पिया था, कुछ खाया नहीं था, क्योंकि मीटिंग में थोड़ा बहुत राज शर्मा सर जी ने थोड़ा बहुत नाश्ता का बंदोबस्त कर लिया था, उस पर भी मैंने दिन भर मेरा पूरा दिन काट लिया था। लेकिन ये प्रोग्राम, ये जो मैंने देखा, उससे मेरी नींद हराम हो गई, मेरी भूख हराम हो गई। और 11:30 बजे तक मैं सर जी को बोलता रहा, सर जी को मैं सुनता रहा। और उसी टाइम उस मंदिर के बाहर, क्योंकि मंदिर तो बंद हो चुका था 11:30 बजे, हम अंदर नहीं बैठे थे, बाहर बैठे थे। और उस मंदिर पे ही मैंने सर जी को बोला, सर जी मेरा पटकन पहला ज्वाइनिंग कर लो।
ज्वाइनिंग किया, और ज्वाइनिंग करने के बाद मैं घर पे गया और मेरे धर्मपत्नी बोली कितने बजे है? मैंने बोला धर्मपत्नी 12 बजे है। वो बोले दिन के क्या रात के? मैंने बोला रात के, क्योंकि मैंने वादा किया था 12 बजे घर आऊँगा, लेकिन रात के 12 बजे थे। लेकिन मेरे बीवी ज़्यादा नहीं बोलती, चुप होती है। मैंने बोला, उसने बोला ठीक है, जो आप लेकर आए मुझे पता है, आज आपने कुछ ना कुछ नया लेकर आए हैं, मुझे पता है आपका, मैं 10 साल से आपको जानती हूँ, आप ज़िंदगी में कुछ भी कर लेते हो। मैंने बोला हाँ जी, मैंने कर लिया है, एक कंसेप्ट मेरे माइंड में फिट कर दिया है। ठीक है बोली, अभी दूसरा टेंशन लेकर आए हैं। मैंने बोला देखेंगे टेंशन है या टेंशन फ्री करने वाला कंसेप्ट है, देखेंगे आगे आगे क्या होता है। बीवी जी ने मुझे खाना खिलाया, दोपहर का भी खाना और रात का भी खाना एक साथ मुझे खिलाया, और रात भर मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि मेरे ऊपर 70 लाख रुपीस का कर्जा था और इससे छुटकारा मुझे पाना था। मैं उस पर विचार करता रहा कि क्या क्या मैं आगे करूँगा, कैसा करूँगा। और दूसरे दिन में सर जी ने बोला था कि सर जी, जो आज आपने प्रोडक्ट देखे हैं बहुत क्वालिटी के हैं, एक बार ये प्रोडक्ट आप यूज़ करके देखिए, फिर बाद में डिसीजन दीजिए ये काम करना है या नहीं करना। मुझे तो लगा, क्योंकि मुझे तो पहले ही दो प्रॉब्लम थे। मेरी शुगर बढ़ चुकी थी, उस प्रोजेक्ट पूरा करने के पहले प्रोजेक्ट पूरा करते समय जो मुझे टेंशन आई थी, उसमें मुझे 2 प्रॉब्लम डिटेक्ट हुए। एक शुगर बढ़ गई और मुझे पाइल्स हो गया। और जब मैंने राज शर्मा सर जी के शॉप पे गया, सर जी को मैंने मेरे हेल्थ के ऊपर पहले प्रोडक्ट लिए। सर जी, मेरे को देखना है इस प्रोडक्ट की ताकत, क्या ताकत है इस प्रोडक्ट में। आपने जो मुझे दिखाया, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी, तो मुझे देखना है असली है या नकली है। सर जी बोले देखिए, क्योंकि उस टाइम सर जी का भी स्पीच मुझे बहुत अच्छा लगा था। और सर जी ने बोला कि सर पहले विश्वास करें फिर देखें। और मैंने राज शर्मा सर जी के शॉप से मैंने जो पूरा घर का जो सामान था, पूरा घर का सामान ले लिया मैंने। कम से कम 10-12 हज़ार का मैंने सामान ले लिया, परचेस किया। जब मैंने वो बॉक्स घर पे दूसरे दिन लेकर गया, मेरे बीवी ने ऐसा हाथ लगाया सर पे। वो बोली अब ये क्या लाए हो आप? मैंने बोला कुछ नहीं, कुछ प्रोडक्ट है मेरे हेल्थ के ऊपर काम करने वाले। मेरी शुगर बढ़ गई है, मैं गोली खाता हूँ, लेकिन मेरी शुगर नहीं कम हो रही है, मुझे टेंशन आता है। तो वो बोली ठीक है। और मैंने प्रोडक्ट यूज़ करना चालू कर दिया। मैंने शुगर का प्रोडक्ट लिया, मैंने पाइल्स का प्रोडक्ट लिया। तो सच बताऊं दोस्तों, 8 दिन में ही मुझे उस प्रोडक्ट का असर दिखाई दे रहा था। मुझे मेरा प्रॉब्लम कम होता दिखाई दे रहा था। मैं फ्रेश काम करने लगा। मुझे मेरी इम्यूनिटी पावर बढ़ गई। जो मुझे आलस्य आता था वो आलस्य आना बंद हो गया। मैं जो काम करता था, क्योंकि मैं पार्ट टाइम मैं प्राइवेट जॉब नहीं लेकिन गवर्नमेंट की जॉब करता था, वहाँ पे तो काम करना पड़ता है। वहाँ पे हम नहीं बता सकते कि आज मुझे नींद आ रही है, आज मुझे काम नहीं करना है। वहाँ तो काम करना पड़ता है। तो मैं वो काम करते समय भी मुझे फ्रेशनेस आने लगा। मेरे अंदर बहुत अच्छा लग रहा था और उस प्रोडक्ट का रिज़ल्ट मुझे आने लगा। 15 दिन 20 दिन हो गए और 20 दिन के बाद तो मेरा प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया। बाद में 15 दिन के बाद में मैंने मेरे बच्चे को, हमारा बच्चा है 15 साल का, उस बच्चे को मैंने एक ड्रॉप दे दिया 50 रुपए वाला। हमारे बच्चे को चश्मा लगा था,
उसको दिखाई नहीं दे रहा था। एक जब वो पढ़ता था वो ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा वाला था एक 20 फीट के अंदर का उसे दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने ड्रॉप 50 रुपए की जो मिलती है एलो ज्योति, वो मैंने ले लिया, हमारे बच्चे की आँख में डाल दिया। 15 दिन में ही मेरे बच्चे ने वो चश्मा फेंक के बाहर दे दिया। मेरे तो चमत्कार दिखाई दे रहा था इस प्रोडक्ट का। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मेरे बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बीवी को बोला तेरे भी 2 प्रॉब्लम है, तू क्या कर, ये प्रोडक्ट यूज़ कर। मेरी बीवी बोली नहीं, मैं नहीं प्रोडक्ट यूज़ करूँगी, क्योंकि आपको भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। क्योंकि शुरू में हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे सखे दोस्त हमारा साथ नहीं देते। उसी तरह हमारे धर्मपत्नी ने भी उस प्रोडक्ट को हाथ भी नहीं लगाया। मैंने बोला ठीक है, नहीं लगाओ। एक महीने के बाद सर जी का मेरे को फ़ोन आया, सर जी लातूर के नीलंगा शहर में अख्तर सर जी आने वाले हैं, हमें जाना है, आप आ सकते हैं क्या? मैंने बोला सर जी हाँ, संडे को है ना? हाँ मैं पक्का आऊँगा। मैंने मेरी गाड़ी निकाली और सर जी और हम गाड़ी लेके अख्तर सर जी का स्पीच सुनने के लिए मैं नीलंगा सिटी में पहुंच गया। और जब उस सेमिनार में पहुंचा, उस टाइम तो मेरी मेमोरी ब्लॉक हो गई, क्योंकि सर जी ने ऐसा स्पीच दिया, ऐसा बर्निंग डिज़ायर हमारे अंदर डाल दिया। क्योंकि सर जी की ये जो कहानी थी बर्निंग डिज़ायर की, मेरे नीचे आग लगा के चली गई। इतना ज़बरदस्त सर जी का वो जो स्पीच था मेरे दिल पे छा गया, मेरे दिमाग में घुस गया। और उस टाइम 1 सितंबर 2018 को मैंने काम को स्टार्ट किया। और जब भी मुझे मेरे अपलाइन समुद्री सर जी मुझे बोलते थे, सर यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मीटिंग है, ये है, वो है, वहाँ मैं पहुँचता था। कभी भी मैंने सर जी की बात नहीं टाली, क्योंकि मुझे सीखना था, मुझे जानना था इस डायरेक्ट सेलिंग चिड़िया किसका नाम है, मुझे पता नहीं था। ये चिड़िया किसका नाम है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है? क्योंकि हमारे घर में ऐसा डायरेक्ट सेलिंग, ऐसा बिजनेस किसी ने भी नहीं किया, कभी भी ये सुना नहीं था हमने, हमारे घर वालों में किसी ने भी नहीं सुना था। क्योंकि घर में तो हम बड़े थे, इसलिए तो हमारे बड़े कोई नहीं था, इसलिए तो ये सब जानकारी किसी को नहीं थी। लेकिन मुझे जानना था। यस, अरे यार मैंने इतना सब कुछ किया, कुछ नहीं देखे तो देखेंगे, नॉलेज तो बढ़ जाएगी, नॉलेज तो मिलेगी। और मिल रही थी। जिस दिन मैंने राज शर्मा सर जी का स्पीच सुना, जिस दिन मैंने अख्तर सर जी का स्पीच सुना, और उस टाइम से मैंने टीवी देखना बंद किया। मैंने उस टाइम से कभी भी मैं मोबाइल पे गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज डालना बंद किया। कभी भी मैंने फालतू के वीडियो नहीं शेयर किए, कभी भी मैंने फालतू के नॉलेज नहीं शेयर किए। उस टाइम से मैं दिन रात अफरीन मेमन जी, आनंद बाजपेयी सर जी, अख्तर सर जी, प्रेम कुमार जी, जितने भी लीडर हैं, मैं रात को 12 बजे तक ये वीडियो देखता रहा। और देखते मैं काम करते जब काम चालू किया, तब मैंने मेरे कुछ दोस्तों को बताया, मेरे कुछ रिश्तेदारों को बताया, उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। वो बोले अब ये कर रहे हैं क्या? मैंने बोला हाँ, मैं अभी ये कर रहा हूँ। तो मेरा साथ मेरे शुरू मेरे घर वाले ने भी नहीं दिया, मेरे परिवार ने नहीं दिया, मेरे रिश्तेदार ने नहीं दिया, मेरे क्लोज वाले फ्रेंड्स ने नहीं दिया। मेरा पहला साथ दिया हमारे
टीम के ग्रेट लीडर जिनको मेरे जैसी प्रॉब्लम थी पाइल्स की, जब मैं बाहर निकला था उस दिन उनसे मेरी मुलाकात हो गई। मेरे टीम के ग्रेट लीडर, सबसे फास्टेड चेयरमैन स्टार 9 महीने बनने वाले मिस्टर सितोले काका जी को मैं मिला, पहली बार मिला। तो सितोले काका जी को भी ये प्रॉब्लम था। सर जी ने बोला, सर जी को मैंने बोला कि सर जी मुझे प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम आईएमसी की दवाई से सॉल्व हो गई, आप भी ले लीजिए। बिजनेस के बारे में नहीं बताया हमने, सिर्फ हमने पहले क्या बताया कि आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपके पास भी उनके पास भी 5-6 बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस है, उनकी भी हेल्थ ख़राब होती जा रही थी। इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि सर जी मुझे भी ये प्रॉब्लम है, मुझे पाइल्स है, मुझे वो क्या बोलते हैं संधिवात है, तो मुझे कुछ दवाई ला के दे दो। सर जी को मैंने दूसरे दिन में ही वो दवाई सर जी को दे दी। सर जी ने खाना पीना चालू कर दिया। और सर जी को मैंने जब फ़ोन किया कि सर जी कैसा लग रहा है, हमने जो दवाई आपको दी है कैसा लगा, सर जी बोले, सर जी 4 दिन के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा। इस दवाई का असर 4 दिन में ही पड़ा है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मुझे इनके बारे में और जानकारी चाहिए। यस, मुझे तो उस टाइम की मैं राह देख रहा था कि सर जी मुझे कब बोलेंगे कि सर बहुत अच्छा लगा और मुझे आगे जानना है। तो मैं सर जी के पास गया और सर जी को बोला, सर जी ऐसा है, वैसा है, ऐसा प्लान है, ऐसा इनकम आता है, इसको ऐसा स्वास्थ्य मिलता है, आप सिर्फ यूज़ करेंगे तो भी आपको स्वास्थ्य मिलेगा। और अख्तर सर जी ने बताया था कि इसमें खाली कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ क्या करना है, इस सिस्टम में सिर्फ यूज़ करना है और जो यूज़ किया है वो लोगों को बताना है, बस यही काम है इस सिस्टम में। इसी तरह मैंने भी वो काम किया, सर जी को बताया, सर जी ने डिसीजन लिया और सर जी दूसरे महीने सुपरस्टार बन गए, हमारे पहले ग्रेट लीडर। और उनको तो पता भी नहीं था सुपरस्टार किस चिड़िया का नाम है, ये सुपरस्टार क्या है। जब सर जी को हमने सेलिब्रेशन सर जी का किया तो सर जी बोले, बहुत अच्छा, ये काम अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, मुझे आगे की जानकारी दे दीजिए। तो मैंने 2 महीना काम किया। 2 महीने के बाद एक ऑफ़र निकला था हरिद्वार का। तो उस हरिद्वार के ऑफ़र में मैंने जो अचीवमेंट था वो अचीवमेंट पूरा कर दिया। और हमारे सितोले काका जी, हम और हमारी एक 10-20 टीम, 10-20 लोगों को साथ लेकर मैं हरिद्वार पहुंचा। हरिद्वार पहुंचने के बाद मुझे तो ऐसा लगा कि हम स्वर्ग में आए हैं, यानी सचमुच वो स्वर्ग था। क्योंकि वहाँ जाकर मैंने देखा, 4 दिन मैं वहाँ रुका था, जो देखा वो मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल सकता। क्योंकि मैंने हरिद्वार का भगवान नहीं देखा, लेकिन मैं जब उस आईएमसी का सेमिनार देखा और आईएमसी के सेमिनार में जब मैंने अशोक भाटिया जी को देखा, और वही मुझे उसी टाइम मुझे भगवान मिला। जो लीडर्स आते थे उस बहुत बड़े फंक्शन में आकर बोलते थे, सिर्फ साबुन लगाना है, सिर्फ पेस्ट करना है और लाखों रुपए कमाना है, मेरे अंदर दिमाग में घुस रहा था। और बड़े बड़े लीडर आए, हमारा 10 लाख का चेक निकला, हम 10 लाख कमाते हैं, 5 लाख कमाते हैं, 20 लाख कमाते हैं, सब बोल रहे थे। मैंने लगा यार इतना बढ़िया सिस्टम अगर है तो ये काम हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जब मैंने 4 दिन वहाँ गुजारे, मुझे इतना फील हो गया कि जब हमारे गांव में वापस लौटने का दिन आ चुका था,
उस टाइम हमारी सब मीटिंग एक जगह पे बैठी और हमारे समुद्र सर जी सब हमारे लोग वहाँ बैठे थे और उन्होंने बोला कि सर जी इस हरिद्वार में तो हम आए हैं, लेकिन जो अगले साल का 2019 का जो सेमिनार होगा हरिद्वार में, तो क्या बनकर आप आएंगे। तो उस टाइम ये मुझे टाइम सांग मला, उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी भी आएगी। जब मेरी धर्मपत्नी आई, मेरे साथ आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी बोली कि आगे का जो सेमिनार है उस सेमिनार में हम चेयरमैन बनकर आएंगे। तो सचमुच 2021 में हम चेयरमैन बनकर ही 2019 में हम चेयरमैन बनकर ही हरिद्वार पहुँचे। और हमारे साथ हमारे चेयरमैन सितोड़े काका जी और ऐसे बहुत सिल्वर स्टार गोल्ड स्टार हम उस 2019 के सेमिनार में हम गए थे। बहुत अच्छा लगा। और फिर बाद में जब मैंने काम स्टार्ट चालू कर दिया, तो एक काम चालू करने के बाद आपको दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं होता, आपके पास टीम नहीं होती, आपके पास सही लोग नहीं होते। तो दोस्तों रुकना मत, हारना मत, क्योंकि अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो थोड़ा डटे रहना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि सफलता रुक रुक के मिलती है, इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलती। और मैं आपसे जाते जाते एक बात बताने वाला हूँ, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है और टाइम की वजह से मैं सिर्फ 10 मिनट में ये प्रोग्राम ख़त्म कर दूँगा। तो मैं जाते जाते मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों, इस IMC सिस्टम में कुछ नहीं देना पड़ता, इस सिस्टम में कुछ नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ आपका जुनून, सिर्फ आपका टाइम, सिर्फ आपकी जिद ही आपको सफलता दे सकती है। और ये सफलता दिलाने के लिए आपके जो अपलाइन है, उस अपलाइन का हाथ आप कभी भी मत छोड़िए, क्योंकि ये सफलता आपकी अपलाइन ही आपको दे सकती है। और जाते जाते मैं इस सिस्टम में एक आखिरी बात बताने वाला हूँ कि मेरे पास पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते थे। मेरे पास जॉब थी, मेरे पास थोड़ी बहुत खेती थी, मेरे पास ट्रेडिशनल बिजनेस था, लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद, आज मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी इस सिस्टम में मुझे जो मिला वो कहाँ पे भी नहीं मिलेगा। क्योंकि इस सिस्टम मुझे स्वास्थ्य मिला, मुझे पैसा मिला, मुझे सही लोग मिले, अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे टीम मिली। और इस सिस्टम में जो अभी हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि आपको ये काम करना है, स्वदेश का प्रचार करना है, स्वदेशी अपनाना है, आयुर्वेद का प्रसार करना है, प्रचार करना है, वही काम तो इस सिस्टम में है ना, वही काम तो हमें करना है। यहाँ पे कुछ पैसा नहीं देना पड़ता, सिर्फ सीखना है और सिखाना है। और मेरे पास सब रास्ते हैं पैसा कमाने के लिए, फिर भी उस रास्ते से मेरे सपने और जो मेरा रीज़न था वो रीज़न पूरा नहीं हो सकता था, क्योंकि मैं इस सिस्टम में रीज़न के कारण आया हूँ। और इस सिस्टम से मैं अब विजन लेकर जाने वाला हूँ। देखो, रीज़न से आया हूँ और विजन लेकर जाने वाला हूँ, ऐसा इतना ज़बरदस्त ये सिस्टम है। और अभी देखो, मेरा जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस मेरा मार्च महीने से बंद है। जिस बिज़नेस को मैंने
1 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगाया है। 2 महीने से वो मेरा बिजनेस स्टॉप है, उस बिजनेस से मेरे को इनकम नहीं आ रही है। जो हमारी गवर्नमेंट की सैलरी है वो सैलरी भी हमारी काट दी है 25% गवर्नमेंट ने। तो बोलिए, जीने के लिए तो पैसा चाहिए, लेकिन सपने तो कैसे पूरे करेंगे? सपना पूरा करने के लिए भी पैसा चाहिए, जीने के लिए भी पैसा चाहिए, और ये पैसा कमाना चाहिए और ये कमाने के रास्ते बनाने चाहिए। तो मैंने मेरे ज़िंदगी में जो टेंशन था, मेरी जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम पे मैंने सॉल्यूशन खोजा है। आप भी खोजिए, आप भी इस सिस्टम में जुड़ जाइए। बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि देखो मार्च महीने से मेरा इस बिज़नेस पूरा लॉकडाउन है। 1 रुपया तक की इनकम मुझे नहीं आई, लेकिन अप्रैल महीने में मुझे 20 महीने हो गए इस सिस्टम में काम करते करते। पार्ट टाइम में काम करता हूँ मैं, जॉब करते करते मेरा खाली समय देकर मैं काम करता हूँ। जिसके पास फुल टाइम है, अभी जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, जिसके पास जॉब नहीं है, जिसके पास काम नहीं है, इनको तो ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सब कुछ होते भी हम ये काम कर रहे हैं। आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी अप्रैल महीने की इनकम घर पे रहकर 1 लाख क्रॉस कर गई है। IMC सिस्टम ने हमें कितना पैसा दिया है? 1 लाख रुपए हमें इस सिस्टम ने दे दिए हैं। हमारे टीम के लीडर ने भी पैसा कमाया है, क्योंकि इस सिस्टम से बहुत आनंद मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। जब लोग बोलते हैं कि सर जी आपने जो दवाई दी, आपने जो प्रोडक्ट दिए, हमने यूज़ किए, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत हमारा जो प्रॉब्लम था वो पूरा सॉल्व हो गया। बहुत अच्छा लगता है जब वो लोग बोलते तब। जब बोलते हैं, जो बेरोज़गार लोग बोलते हैं कि सर जी आपके नॉलेज की वजह से हमारे घर में 10,000, 20,000, 50,000, 70,000 रुपये इनकम आ रही है, सर जी हम आपको कहाँ पे रखूँ? इतना बढ़िया सुख मिलता है इस सिस्टम से, इतना बढ़िया आनंद मिलता है। और ज़िंदगी में क्या चाहिए? ज़िंदगी में और कुछ चाहिए? सब कुछ तो छोड़ के जाना है, लेकिन जाने से पहले कुछ करके दिखाना है, कुछ नाम करके जाना है, कुछ गिफ्ट देके जाना है, लोगों के दिलों में राज करके जाना है। तो दोस्तों, बहुत देर हो चुकी है, मुझे टाइम दिया था, अभी मैं 5 मिनट में मेरा पूरा सेशन ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि बहुत बोलने का मन कर रहा है, दिल कर रहा है, लेकिन टाइम हो रहा है। आपने मुझे इतने देर आप सुन रहे हैं, आपका भी टाइम कीमती है, आपको भी और कोई काम करने रहते होंगे। तो मैं जाते जाते एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, IMC सबके समझ में नहीं आती दोस्तों, IMC सबके समझ में नहीं आती। जिसके समझ में आती है उसको नींद नहीं आती, दोस्तों। इस सिस्टम जान लो, इस सिस्टम को सिर्फ आपका 3 घंटा, जो मैंने टाइम दिया 3 घंटा, सिर्फ इस सिस्टम को आप 3 घंटे, 3 साल, 5 साल इस सिस्टम को दे दो, आपका ज़िंदगी का बदलाव हो जाएगा, ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी। जो आपके पास जो रीज़न है, आपके पास जो सपने हैं, इस सिस्टम को सिर्फ अपलाइन को बताओ कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इस सिस्टम से ये पाना है। आपके प्रॉब्लम, आपके सपने इस सिस्टम से पूरे हो जाएंगे। इसी के साथ मैं छोटा सा एक कहावत से मैं स्टोरी यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो सफल लोगों के भीड़ में खड़े हो जाओ। अगर ज़िंदगी में सफल होना चाहते हो तो सफल लोगों के भीड़ में खड़े हो जाओ, वो धक्का मार मार के आपको सफल बना देंगे। सोच नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना, बहाना नहीं बनाना, सिर्फ क्या करना है? IMC पढ़ना है और लोगों को पढ़ाना है। कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
कुछ कर दिखाओ, ऐसा दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे सुना, आपने मुझे मेरे बातचीत करने का मौका दिया। मेरे अपलाइन ने, अख्तर सर जी ने, इस सिस्टम ने मुझे ये बोलने का मौका दिया, मुझे स्टोरी बताने को मौका दिया। तो इन सभी का मैं दिल से उनको प्रणाम करता हूँ, उनको दिल से नमन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे आगे की जो लाइफ है, मेरे आगे की जो ज़िंदगी है, मेरा अभी तो 20 महीना हो गया, आगे का जो मेरा टाइम है, मैं 5 साल नहीं तो मैं 10 साल, जितना मैं चाहूँगा उतने दिन मैं इस सिस्टम में काम करने वाला हूँ। क्योंकि मुझे सिस्टम जो भी चाहिए वो मुझे सिस्टम देने वाला है। मैं अभी तो मेरे इस सिस्टम से मैं थाईलैंड का ऑफ़र भी ले चुका हूँ। मेरे टीम में 4-5 गाड़ियाँ भी मेरे टीम में इस सिस्टम ने दी है। मेरे सिस्टम से चेयरमैन बन रहे हैं, रूबी बन रहे हैं, मेरे 6000 लोगों की टीम बन चुकी है। और मेरा आगे का जो समय है मैं मेरे पूरे टीम को दे दूँगा। मैं इस दिसंबर 20 तक मेरे टीम के कम से कम 5 से 6 चेयरमैन मेरे साथ लेकर मैं हरिद्वार पहुंचने वाला हूं। मैं मेरा पूरा समय मेरे टीम पर लगाने वाला हूं। उनका हाथ पकड़कर कान पकड़कर उनको मैं सिखाने वाला हूं और उनको सफलता दिलाने वाला हूं। क्योंकि मेरी टीम जब सक्सेसफुल बनेगी और मैं उनको बनाऊंगा, तब तक मैं इस सिस्टम को नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मुझे कम से कम मेरे ज़िंदगी में इस सिस्टम से मुझे 100 चेयरमैन मुझे बनाने हैं। और जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। मुझे इस सिस्टम से मेरे टीम में कम से कम 100 चेयरमैन बनाने हैं। कम से कम 10-20 मुझे मेरे टीम से क्राउन प्रेसिडेंट निकलवाने हैं। क्योंकि जब क्राउन प्रेसिडेंट बनेंगे वो, तो उनके ज़िंदगी में जो परिवर्तन आएगा, वो परिवर्तन मेरे अंदर इतना खुशी दिलाएगा कि वो खुशियाँ हम किसी को बता नहीं सकते। क्योंकि हमारे टीम की अगर ग्रोथ हो जाएगी तभी हमारी ग्रोथ हो जाएगी। तो इसी के साथ ये हमारा सेशन यहाँ पे ख़त्म करूँगा। और जाते जाते मैं आपसे एक बात कह के जाने वाला हूँ। और जो भी नए लोग मेरा स्पीच सुन रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उनको यही एक मैसेज दे के जाने वाला हूँ मैं। क्योंकि ये मैसेज देना मेरा कर्तव्य है। क्योंकि इस सिस्टम में लोग तब जुड़ते हैं जब आप सक्सेस होते हैं। अब जब मैं सक्सेस हो चुका हूँ, तब अब मेरे पास लोग आ रहे हैं, मेरे पास मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ये कब होता है? जब आप खुद सक्सेसफुल होते हैं, जब आप कुछ अचीवमेंट करके दिखाते हैं, तब आपके पास लोग अपने आप आते हैं और जुड़ जाते हैं। तो आप भी इस सिस्टम को अच्छी तरह से फॉलो कीजिए, इस सिस्टम का नॉलेज लीजिए। सबसे पहले इस सिस्टम का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास इस सिस्टम का नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि मैं तो एक बात बताता हूँ कि जैसा हम ग्रेजुएशन 3 साल का पूरा करते हैं, जैसा हम ग्रेजुएशन करते हैं, उसके जैसा अगर आपने आईएमसी सिर्फ 3 साल पढ़ा, अगर आपने आईएमसी 3 साल पढ़ा, तो इस सिस्टम से आप जो चाहोगे वो आप ये सिस्टम दे सकता है, आपको दे सकता है। इसलिए सिर्फ 3 साल फुल टाइम करो या पार्ट टाइम करो, कैसा भी करो, सिर्फ 3 साल कम से कम इस सिस्टम को दे दो। और 3 साल के बाद अगर आप सक्सेसफुल नहीं बने तो मुझे आकर बोलिए, सर मैंने इस सिस्टम को 3 साल दे दिया,
लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं बना, तब आपका हाथ होगा और मेरा गाल होगा। एक ज़ोर से तमाचा लगाइए। 3 साल के बाद अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो क्यों, ज़बरदस्त सक्सेसफुल हो जाएंगे। सिर्फ सिस्टम फॉलो करो, प्रोडक्ट यूज़ करो। सबसे पहले इस सिस्टम का नॉलेज ले लो, हर दिन लोगों को बताओ, इस मिशन में जुड़ जाओ, लोगों का स्वदेश आयुर्वेद का प्रसार करो, क्योंकि हमारा मिशन है हर घर में स्वदेशी पहुंचाना है, हर घर में आयुर्वेद पहुंचाना है और सब लोगों को निरोग बनाना है, स्वस्थ बनाना है और सबके घर की जो मूल समस्या है बीमारी, वो बीमारी को जड़ से नष्ट करना है। और इस बेरोज़गारी सबसे बड़ी जो बीमारी है उसको भी हमें नष्ट करना है। और इसी के साथ हम यहाँ पे हमारा स्पीच रुकवा देते हैं। फिर से हम सभी को धन्यवाद देते हैं और बात करने का बहुत दिल कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, टाइम हमारे पास कम है। हमें मैसेज आ रहे हैं, सर आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। बाद कभी मौका मिला तो हम ज़रूर आपके साथ बातचीत करेंगे, आपको मिलेंगे। आपको जो प्रॉब्लम है बिज़नेस के बारे में, इस प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, तो आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। हम आपके उस प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आपसे दोबारा धन्यवाद देता हूँ, आपके पास विदाई लेता हूँ और सबको बोलना है गुड़ा एमसी। इसी के साथ स्वदेश अपनाओ, देश बचाओ, आयुर्वेद अपनाओ, निरोगी जीवन पाओ। स्वदेश और आयुर्वेद हर घर के अंदर पहुंचाओ, सबको बीमारी और बेरोजगारी से मुक्त करो। इसी इच्छा से, इसी मैं आपके दुआ से आपसे मैं मेरी ये जो स्पीच है यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, रुकता हूँ। गुड एमसी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।